गुड मॉर्निंग। अब हम बिजनेस हेड के आखिरी 3 सेक्शन पढ़ रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट बोलते हैं ना ऐसा, यानी लास्ट जरूर है लेकिन इसको आप कम मत समझना, बहुत आईएमपी सेक्शन है ये। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा भी था कि मेरा तो सबसे फेवरेट सेक्शन है ये। यानी अगर मुझे इनकम टैक्स में कोई इजी चीज लगती है, इजी इन द सेंस यानी आप इनकम टैक्स प्रोसीजर को कितना इजी बना सकते हो, ये इस सेक्शन से सीखने को मिलेगा। पूरा इनकम टैक्स इतना इजी हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन गवर्नमेंट ने हर जगह ऐसा नहीं किया है, बस कुछ सेक्शंस में ऐसा किया है। ये सेक्शन आपके 3 है, सेक्शन 44 एडी, एडीए और एई, पेज नंबर 265 ऑफ सिग्नल। व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग इनकम ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। इसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। प्रिजम्पटिव यानी एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस पूरे हेड को सारे सेक्शन पढ़ने के बाद आपने देखा एक बात कि इसमें कितने सारे सेक्शंस आए। P&L अकाउंट अकाउंटिंग का पार्ट है, उसके बाद उस P&L अकाउंट के नेट प्रॉफिट में हमको कितने आइटम डिसअलाउड करना पड़ी, डिसअलाउड इनकम, एक्सपेंसेस, फिर अलाउड, कितने एडजस्टमेंट करने के बाद हम फाइनली इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आए। और उसमें भी ये तो आपने बता दिया कि ये डिसअलाउड अलाउड, जब ये रिटर्न जाएगा असेसिंग ऑफिसर के पास तो वो भी इसे चेक करेगा। और हो सकता है कि जो एक्सपेंस आपने अलाउड मांगे, क्लेम किए, वो उसको डिसअलाउड कर दे तो आपकी इनकम बढ़ा दे, डिस्प्यूट होगा। तो बिजनेस सेट में सबसे ज्यादा केस लॉ मिलेंगे आपको सीए फाइनल में पढ़ने को। सीए फाइनल में सबसे बड़ा हेड यही माना जाता है और बहुत दिन चलता है इसको पढ़ाने में, और कई केस लॉ डिस्कस होते हैं क्योंकि इतने सारे एक्सपेंडिचर हैं, हर इतने टाइप के बिजनेसेस हैं, उन सब में असेसी एक्सपेंसेस क्लेम करता है। अब आपको लगता है अलाउड है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है डिसअलाउड है, आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, उसने डिसअलाउड कर दिया, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और ये सेक्शन इतने बढ़िया सेक्शन है जो मैं बताने वाला हूं, इसमें आपको सीधे प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। जैसा ये रूल्स लिखे, अगर इन रूल्स को पूरा फॉलो करते हो तो आपकी इनकम आ जाएगी। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर भी इसमें कुछ भी एडिशन नहीं करे, ठीक है। तो क्या रूल है ये देखते हैं हम। 3 सेक्शन है प्रिजम्पटिव की। नंबर 1 है सेक्शन 44 एडी, नंबर 2 है सेक्शन 44 एडीए और नंबर 3 है सेक्शन 44 एई। 3 सेक्शन है। 44 एडी, एई और एडीए, ये तीनों प्रिजम्पटिव यानी कि एस्टिमेट दिया हुआ है ना। उतना एस्टिमेट अगर आप इनकम दिखाते हो तो आपको ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है और ना ऑडिट करवाना है, कुछ भी नहीं करना है। और ना आपको P&L वगैरह की जरूरत है। जब बुक्स ही नहीं बनेगी तो P&L कहां से बन जाएगा। सीधे जितना परसेंट कहा है उतना परसेंट लिख दो, ये इनकम होगी। तो पेज नंबर 265 पर आएंगे। सेक्शन 44 एडी इज एप्लीकेबल इफ टैक्स पेयर इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF और रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म नॉट बीइंग LLP। LLP पर एप्लीकेबल नहीं है, इंडिविजुअल पर है, HUF पर है, पार्टनरशिप फॉर्म भी सेक्शन अडॉप्ट कर सकती है, LLP पर नहीं है। द टैक्स पेयर शुड बी एंगेज इन एनी बिजनेस बट नॉट इन द नेगेटिव लिस्ट गिवन। तो ये किसके लिए हुआ आपका, ये सेक्शन हुआ रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, नॉट LLP नहीं, ठीक है। इंगेज्ड इन एनी बिजनेस, एनी बिजनेस की बात कर रहे हैं, एनी बिजनेस अदर देन नेगेटिव लिस्ट, एनी बिजनेस। तो एनी बिजनेस में यहां पर आप चाहे तो क्या क्या लिख सकते हैं, होलसेल, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, सब इसके नीचे। तो फॉर एग्जांपल होलसेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस,
और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एनी टाइप ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक फिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी आ गए इसमें, सभी आ गया लगभग, ये समझ लो। यानी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो भी सेक्शन ले सकता है, रिटेलर भी ले सकता है, होलसेलर भी ले सकता है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की बात की है। तो कौन छूट गया फिर इसमें से? तो नेगेटिव लिस्ट वाले छूट गए। नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन से हैं तो आपको मैं यहीं पर बताता हूं। इसी पेज पर नीचे आया नेगेटिव लिस्ट, क्या लिखा है? द फॉलोइंग पर्संस आर नॉट एलिजिबल टू अवेल एनी बेनिफिट, है ना। कौन कौन? पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के लिए ये है, इसलिए प्रोफेशन यहां से हटा दिया, यहां से बिजनेस, प्रोफेशन यहां आएगा। पर्सन कैरिंग ऑन इनकम अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज, जो कमीशन एंड ब्रोकरेज बेसिस पे काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, खुद गुड्स खरीद के भी नहीं बेचते हैं, खुद गुड्स खरीद के बेचेंगे तो बिजनेस कहलाएगा। आप सिर्फ मीडिएटर हो, कमीशन बेसिस पे काम करते हो, तो आपके लिए सेक्शन नहीं है। पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, एजेंसी में यही होता है, हम तो सिर्फ एजेंट बन के रह जाते हैं, कैरियर फॉरवर्ड टाइप, इसलिए वहां पर भी ये बिजनेस अप्लाई, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। पर्सन इंगेज इन प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स, गुड्स कैरियर्स के लिए ये वाला है, ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं उनके लिए, तो वो भी नेगेटिव लिस्ट में। यानी मेन बात ये कि प्रोफेशन और ट्रक, ये ट्रांसपोर्ट, ये दो हट गए खास तौर से, तो सिर्फ बिजनेस यहां रह गया, तो बिजनेस सब तरह का है। ठीक है, अब और इसमें ई पॉइंट भी लिखा हुआ है, असेसी हु हैज क्लेम इन डिडक्शन अंडर 10 AA वगैरह, तो कट कर दो, क्योंकि RRB HH वगैरह ये सब तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं जाता कुछ। ठीक है, छोड़ दो इनको। अब हम ऊपर वापस चलते हैं, तो द एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। अगली कंडीशन क्या है? ठीक है, अगली कंडीशन है एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ तक भी अगर है तो आप इस सेक्शन में प्रिजम्पटिव इनकम निकाल लें, कोई बुक्स नहीं बनाना, कोई ऑडिट नहीं करना। जबकि हमने सेक्शन 44AB पढ़ा था, याद करो, 44AB में अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होता है तो ऑडिट करवाना पड़ता है ना। तो वहीं एक ये एक्सेप्शन है वहां का, ही वहां पे भी लिखा हुआ था नीचे, एक साइन बना के मैंने नीचे लाइन पढ़वाई थी, ये वही कि इन केस assessee adopt section 44AD then no need to get accounts audited under section 44AD if turnover not exceeds 2 करोड़। तो 2 करोड़ तक आप इस सेक्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई बुक्स नहीं बनाना है, कोई ऑडिट नहीं करवाना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? In such case, income is computed on estimated basis at the rate of 8% of the turnover. The rate 8% is comprehensive. No further deduction is allowed under any other section, even deduction, remuneration वगैरह वगैरह। An assessee who opt the above scheme is eligible for the following benefits. तो अब यहां पर पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन हो गई कि बिजनेस इनकम इक्वल टू टर्न ओवर इंटू 8%। ठीक है, और इफ टर्न ओवर थ्रू बैंकिंग सिस्टम then turnover into 6% equal to business income। यानी अगर आपका टर्नओवर आप ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन यानी आपका जो सेल्स होती है, सेल्स का पैसा लोग कैश में नहीं देते, आप जो लोगों को माल बेचते हो चेक से पैसा लेते हो, या नेट बैंकिंग, पेटीएम पे, गूगल पे, इनसे पेमेंट लेते हो, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट लेते हो, डिजिटल पेमेंट, सीधी सी बात कहूं मैं तो जो सेलर अपने टर्नओवर का डिजिटल पेमेंट करता है वो क्या करेगा, उसका जो टोटल टर्नओवर, मान लो उसका टर्नओवर 80 लाख है, तो 80 लाख में से उसको मान लो 20 लाख रुपए उसने डिजिटल पेमेंट लिया लोगों से, फोन पे के थ्रू या अकाउंट पे ही चेक से लिया, एंट्री दिख रही है बैंक के स्टेटमेंट में, एंट्री दिख रही है, प्रूव कर सकता है कि मेरा इतना सेल्स हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, है ना। और बाकी 60 लाख रुपए की सेल कैश में हुई थी, काउंटर पे नगद पैसा दे जाते थे।
तो ऐसी कंडीशन में वो इस पे 8% लगाएगा, इस पे कितने लगाएगा, 6% लगाएगा। ये रूल है। बस इसी से बिजनेस इनकम आ गई। आप सोचो कितना गजब का सेक्शन है, टर्नओवर का 8% दिखाया और बिजनेस इनकम खत्म। कोई पीएनएल नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, नो अलाउड, नो डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्पेसिफाइड बिजनेस, कुछ भी नहीं करना। सारे सेक्शन 28 से लेके आपने जो 37 तक जितने डिडक्शंस पड़े सब डिलीट, सब जीरो, कुछ भी नहीं। और ना कुछ इसमें एडबैक होगा, डिसअलाउड भी नहीं होगा कुछ भी। तो ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना। इवन क्या लिखा हुआ, एक लाइन और पढ़ी होगा आपने तो, नो फर्दर डिडक्शन इज अलाउड अंडर एनी अदर सेक्शन। वही जहां हम सेक्शन पढ़ रहे थे 5th लाइन में देखो, फर्स्ट पैराग्राफ के आखिरी लाइन में, इवन डिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन टू एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर इज नॉट अवेलेबल। तो आप समझे, ये इनकम फुल एंड फाइनल बिजनेस इनकम है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो अदर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 28 to 37, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 28 to 37, क्या बल्कि मैं कह दूं 43 इज इवन, इसके नीचे लिख रहा है, मेरे पास जगह नहीं है, इवन in case of partnership firm, in case of partnership firm, remuneration to partner and interest on capital to partner is not deductible. ठीक है, इस पूरी लाइन को यहां लिख लेना। तो समझ में आई बात। सेक्शन 44 AD applicable in case of individual HUF partnership other than LLP engaged in any type of business, maybe retail, wholesale, any business, and turnover not exceeding 2 crore. ठीक है, इफ कंडीशन सेटिस्फाइड देन असेसी कैन डिक्लेयर हिज इनकम मिनिमम 8% ऑफ टर्नओवर और 6% ऑफ टर्नओवर इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू बैंकिंग, इन इफ टर्नओवर थ्रू बैंकिंग सिस्टम, एंड नो अदर डिडक्शन अलाउड अंडर बिजनेस एड। बिजनेस एड के कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होंगे, हाँ वो होंगे 80C वगैरह, वो सब अपनी जगह। हम तो सिर्फ बिजनेस एड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सेक्शन लिख दिया। बिजनेस स्टार्ट कहां से हुआ था, 28 से, और एंड लगभग कहां हो रहा है, 43 पे। ये 44 तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इन सब के, बाकी 43 तक थे ना अलाउड डिसअलाउड। तो कुछ भी नहीं करना है, नो अदर अलाउंसेस आर अवेलेबल इवन इन केस ऑफ पार्टनरशिप। कितना बढ़िया सेक्शन, सबसे बड़े हुए को बुक्स, वाउचर बिल सब फाड़ के फेंक दो, कुछ जरूरत नहीं। बस टर्नओवर का रखना पड़ेगा संभाल के, टर्नओवर प्रूव करने के लिए। बाकी छोटे छोटे बिल 50 रुपए उसको दिए, 100 उसको दिए, सैलरी दी, ये दिया वो दिया, वो सब कुछ वाउचर वगैरह संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप सिर्फ टर्नओवर प्रूव कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसी पेज पर अब इनके कॉमन रूल्स में बाद में लिखूंगा। कॉमन रूल्स ये है कि ये सब मिनिमम इनकम है, मतलब अगर असेसी चाहे तो इससे ज्यादा इनकम दिखा सकता है क्या सर? यस, दिखाए, किसने मना करा? गवर्नमेंट इनकम ज्यादा दिखाने मना करेगी? कभी नहीं करेगी, टैक्स ज्यादा आएगा गवर्नमेंट को। लेकिन कम अगर दिखाता है, अगर कम लोअर इनकम, तो याद करो मैंने लोअर वर्ड पर अंडरलाइन कहां करवाया था, सेक्शन 44 AB में ऑडिट करवाया था। तो उसमें एक क्लास बिजनेस का था 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर का, एक क्लास प्रोफेशनल पर्सन का था जो 50 लाख का था, और अगले 3 पॉइंट जो थे वो इसी के थे, सेक्शन 44 AE, ADA और AD, इन्हीं के थे तीनों। इफ इनकम डिस्क्लोज लोअर देन द रेस्पेक्टिव सेक्शन, तो इन रेस्पेक्टिव सेक्शन में जितने दिखा उससे कम दिखाओगे तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, इवन इफ टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़। यानी आप पहले क्लास में नहीं भी आ रहे हो तो भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप इन सेक्शन में कम इनकम दिखा रहे हो। आपका 80 लाख का टर्नओवर है, 80 लाख के टर्नओवर पर 8% दिखाना है आपको, नहीं दिखा रहे हो आप 8%, आप तो 3% दिखा रहे हो, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ध्यान रखना, इवन इफ, तो ये क्लॉज अलग अलग थे, ये अलग था, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, यहां 1 करोड़ की लिमिट थी या 50 लाख की, और यहां लिमिट नहीं थी, यहां था लोअर इनकम। तो लोअर इनकम मतलब इससे कम, या 8%, 6% से कम अगर इनकम दिखाते हो तो आपको ऑडिट करवाना है, इवन इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़। ठीक है, तो ये कॉमन रूल्स में लिखवाऊंगा अभी आपको।
ये सब पर एक जैसे, इसलिए बार बार नहीं। अभी तो मेन 3 बात पढ़ो, 1, 2 और 3 चीज पढ़ो आप अभी। फिर हम आगे चलते हैं 44 ADA। ADA किस केस में है? प्रोफेशनल पर्सन के केस में। देखो, द असेसी इज रेसिडेंट एंड एंगेज इन प्रोफेशन रिफर टू इन सेक्शन 44 AA1 दैट इज सच ए लीगल एंड, मतलब ये सेक्शन किसके लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल engaged in स्पेसिफाइड प्रोफेशन। कौन से प्रोफेशन में? स्पेसिफाइड प्रोफेशन में। सेक्शन 44 AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले सेक्शन में अपन ने पढ़ा था 2 तरह के प्रोफेशन, स्पेसिफाइड थे लीगल, मेडिकल, अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, बस उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। बाकी प्रोफेशनल पर्सन के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। तो ओनली स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल और प्रोफेशनल पर्सन तो इंडिविजुअल ही रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, लीगल, मेडिकल देखो आप लिखा हुआ, कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह वगैरह। दूसरी शर्त, एनुअल ग्रॉस रिसिप्ट नॉट एग्जीड्स 50 लाख, 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए ग्रॉस रिसिप्ट, तो ये सेक्शन अडॉप्ट करेंगे। 50 लाख से ज्यादा हुई तो 50 लाख से अगर ज्यादा हुई तो वैसे भी 44 AB में 50 लाख से ज्यादा पे तो ऑडिट वैसे भी करवाना पड़ता है, तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे आप सिंपल P&L बनाओ, अलाउड, डिसअलाउड वगैरह सारे सेक्शन लगाओ, वैसा होगा। तो जहां जहां सेक्शन अप्लाई नहीं होगी वहां नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा हमारा। बट अगर 50 लाख रुपए से कम है, नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, नॉट एक्सीड 50 लाख, या नेट नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में प्रोफेशनल इनकम पूरा लिख लेना, जगह कम होगा। प्रोफेशनल इनकम इक्वल टू क्या होगी? जो ग्रॉस रिसिप्ट है आपकी, जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट में, तो वही ग्रॉस टर्नओवर। अब प्रोफेशनल पर्सन में टर्नओवर वर्ड नहीं इस्तेमाल होता है, रिसिप्ट वर्ड, इनटू 50%। ये बात भी मैंने हालांकि तुमको शॉर्टकट में इससे पहले बताई थी। तो प्रोफेशनल पर्सन, अगर यानी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल, लॉयर, मेडिकल एंड डॉक्टर लोग अपनी ग्रॉस का 50% अगर दिखाते हैं तो ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो गई, बस कंप्लीट हो गई। अब आपको ना कोई P&L बनाना है, ना कुछ अलाउड करना है, ना कुछ डिसअलाउड करना है, ना कोई डिडक्शन देना है। ठीक है ना? और सेम यही कंसेप्ट यहां पर भी लग जाएगा, ये वाली लाइन, नो अदर डिडक्शन इज अवेलेबल। तो आप ये वाली लाइन पूरे पे भी लिख सकते हो, या फिर अगर इधर लिख लिए तो इधर लिख दोगे, एरो बना के इधर लिख दोगे, सेम इस तरीके से। तो यही लाइन यहां पर भी एप्लीकेबल होती है। क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में? देखो आप, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, इफ द अबव टू कंडीशन सेटिस्फाइड, assessee shall be calculated, income of assessee shall be calculated on estimate basis 50% of gross receipt. Assessee can voluntarily declare higher income. All deduction under section 30 to 38 including depreciation वगैरह are deemed to be allowed. मतलब हम मान लिए सब अलाउड हो गए, अब कुछ भी अलग से अलाउड नहीं होगा। ठीक है? और मान लो आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में कोई असेट इस्तेमाल हो रही, तो उसकी WDV क्या होगी उस असेट की? तो अब ये अज्यूम हो गया, यहां पर ये अजम्पशन हो गया कि डेप्रेशन मिल गया, सेक्शन 32 इसमें आ गया ऑटोमेटिक, अलग से माइनस नहीं करना है, ऑटोमेटिक इसमें हो गया माइनस। तो आप अगर अगले साल के लिए WDV निकालना चाहते हो तो रफ में वर्किंग करके और WDV निकाल लो, यानी डेप्रेशन हो गया, लेकिन उस डेप्रेशन का अमाउंट को यहां माइनस नहीं करेंगे। ठीक है ना? गवर्नमेंट ने आपके 100 रुपए में से 50 तो टैक्स इनकम मानी है, यानी 100 में से 50 इनकम मान रहे, 50 तो 50 के इस डिडक्शन में सब आ गए, डेप्रेशन, साइंटिफिक रिसर्च सब आ गए। इस केस में 8% मान रहे हैं, मतलब कि 92, तो 92 में सब आ गया, तो ये अजम्पशन है, यानी सारे डिडक्शन हो चुके। तो अगर मान लो आप उस असेट की WDV निकालना चाहते हो अकाउंटिंग पर्पज से, तो WDV निकलेगी। या ऐसा कह लो कि अगले साल मान लो असेसी ये सेक्शन अडॉप्ट नहीं करेगा, नॉर्मल कोर्स में आ जाएगा। नॉर्मल कोर्स में अगर आएगा तो फिर सेक्शन 32 में डेप्रेशन निकालेगा, तो डेप्रेशन के लिए उसको ओपनिंग WDV चाहिए। तो WDV इस साल का डिडक्शन लेस करने के बाद लाएंगे, क्योंकि इस साल डेप्रेशन क्लेम हो चुका है, दिख नहीं रहा है लेकिन माइनस हो चुका है।
ठीक है, चलिए आगे 7th नंबर पॉइंट क्या है, असेसी कैन डिक्लेयर इनकम लोअर देन डिम्ड वगैरह वगैरह, द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस अप्लाई। एक तो ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ऑडिट वगैरह करवाना, ठीक, कॉमन रूल्स में बताऊंगा, ठीक। तीसरा सेक्शन 44 AE, AE is applicable if taxpayer is engaged in the business of applying, hiring, leasing goods carries, or it does not own more than 10 goods carries at any time during the previous year। अब यहां पर क्या कंसेप्ट हुआ, 44 AE में एनी असेसी, अब एनी एसएससी लिखा है, इसका मतलब इसमें इंडिविजुअल, एचएफ, फर्म सब आ गया। एनी एसएससी इंगेज्ड, अब मैं बोलते जाता हूं वो लिखना आपको, इसमें इंगेज इन द बिजनेस ऑफ, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ अप्लाइंग, PLA भाई मत कर देना, PL भाई अप्लाइंग, हायरिंग, हायरिंग, लीजिंग, 3 का, ऑफ गुड्स कैरीज, या गुड्स व्हीकल वर्ड लिख दो, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो असेसी इंगेज इन प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, यानी खुद चलाता है, चलवाता है या लीज पर देता है, क्या, गुड्स व्हीकल, यानी हम ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं, जिनके पास बड़े छोटे सब तरह के लोडिंग व्हीकल होते हैं, बड़ा ट्रक भी होगा और बड़ा ट्राला भी होता है और छोटा मिनी ट्रक भी होते हैं, तो हर तरह के गुड्स कैरीज की बात कर रहे हैं, पहली कंडीशन। तो असेसी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरीज। नंबर 2, इट डज नॉट ऑन मोर देन 10 गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। बात पूरी पूरी लिखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। ही इट डज नॉट ओन मोर देन गेट 10 गुड्स व्हीकल एट एनी टाइम, एनी टाइम मतलब एक दिन के लिए भी उसके पास 10 से ज्यादा गुड्स व्हीकल नहीं होना चाहिए, बड़े छोटे सब मिलाकर, हेवी गुड्स व्हीकल, लाइट वेट व्हीकल सब मिला के, नॉट मोर देन 10 एट एनी टाइम। इसका मतलब ये कि सपोज उसके पास 9 व्हीकल थे, फिर उसने 2 खरीद लिए, 11 हो गए, और अगले ही दिन एक बेच भी दिया, तो 11 में से एक बेच दिया, 10 ही बचे, तो ईयर एंड पे तो 10 बचे उसके पास, लेकिन बीच में एक दिन के लिए उसके पास क्या हुआ था, भले एक दिन के लिए 10 से ऊपर हो गए, इसलिए वो सेक्शन अप्लाई नहीं, एट एनी टाइम का इतना मीनिंग। तो ईयर एंड पे नहीं देखना है, एट एनी टाइम कभी भी। हाँ, ऐसा करता वो 9 में से एक बेच देता, 8 बचते और फिर 2 खरीद लेता, तो 10 होते, चलता, फिर ठीक है, ठीक है। नॉट मोर देन 10, एग्जैक्ट 10 होगा चलेगा, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे पेज नंबर 267 पर। तो हाउ टू कैलकुलेट इनकम heavy goods vehicle, for heavy goods vehicle the profit gain shall be amount equal to 1000 per ton of gross vehicle weight for unloaded weight for every month or part of month during which the heavy goods vehicle is owned by the assessee in the previous year, or an amount claimed to have been actually earned from such vehicle which is higher. In case of other than heavy goods vehicle, 7500 for every month or part of month। बस इतनी सी बात, यानी हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, यानी एरो बना के क्या लिखोगे, फॉर हेवी गुड्स व्हीकल, हेवी गुड्स व्हीकल 1000 पर टन पर मंथ ऑफ व्हीकल वेट, व्हीकल वेट क्या लिखा हुआ था, देखो आप, 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट, अनलोडेड वेट, मतलब सिर्फ व्हीकल का वेट
है ना, उस पर वजन रखने के बाद नहीं, उस पर गुड्स लोड करने के बाद नहीं, अनलोडेड, तो उससे व्हीकल का वेट, क्योंकि व्हीकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ट्रक आपने देखा छोटे बड़े सब तरह के ट्रक होते हैं, तो उस व्हीकल का वेट अगर 1 टन से ज्यादा का है, ठीक है, तो 1000 रुपी 1000 पर टन पर मंथ ऑफ व्हीकल वेट और पार्ट ऑफ मंथ। इस पार्ट ऑफ मंथ का मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको, पार्ट ऑफ मंथ का मतलब भी समझाऊंगा। और फॉर अदर व्हीकल्स, अदर गुड्स व्हीकल 7500 पर मंथ पर व्हीकल और पार्ट ऑफ मंथ, और पार्ट ऑफ मंथ। ये रूल है। अब इस बात को समझना है, 7500 रुपए एक व्हीकल के 1 महीने के, और पार्ट ऑफ मंथ का मतलब यह है कि अगर मेरे 8 महीने 1 दिन हुआ तो मैं 9 महीने काउंट करूं, 1 दिन भी ऊपर हुआ तो आपको पूरे 7500 रुपए का रूल है। पार्ट ऑफ मंथ, पार्ट ऑफ मंथ, ठीक है। यहां 1000 पर टन का मतलब हुआ आपके गुड्स व्हीकल, मान लो बड़ा व्हीकल है जिसका लोड 12000 का है, कितने का है 12000। अच्छा, हेवी गुड्स व्हीकल कहेंगे किसको, भी लिखा है नीचे, अदर पॉइंट्स में आओ। हेवी गुड्स व्हीकल फॉर दिस पर्पस मींस एनी गुड्स कैरीज द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच एक्सिड्स 12000 किलोग्राम। 12000 किलोग्राम मतलब 12 टन। जिस गुड्स व्हीकल का वजन 12 टन से ज्यादा का हो वो हेवी गुड्स व्हीकल कहलाएगा। आप कभी हाईवे पे जाते हो, बड़े बड़े ट्राले नजर आते हैं जिसमें 10-10, 20-20 पहिए लगे होते हैं, तो वो हेवी गुड्स व्हीकल कहलाते हैं। उनकी बात करें यानी 12000 से ज्यादा वाले, तो 12000 किलोग्राम से कम वाले जितने भी वो अदर्स में आएंगे। यानी हमको जो सिंपल ट्रक वगैरह दिखते हैं वो तो इससे कम वाले ही है ना। और जो बड़े गुड्स व्हीकल रहते हैं लेड लोडिंग 12000 से ज्यादा वाले, तो 12000 और 1000 मतलब कि 1 टन, तो 12 टन से ऊपर। तो जिस गुड्स व्हीकल का वेट 12000 किलोग्राम से ज्यादा हो वो हेवी गुड्स व्हीकल होगा। ठीक है, क्लियर बात। तो अब मैं आपको इन तीनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। पहले एक बार मैं समरी समझ लें। नंबर 1 पहला वाला केस आपको क्लियर है, 2 करोड़ से कम टर्नओवर पे अप्लाई होगा और 8 और 6%। ये 50 लाख से कम के टर्नओवर पे अप्लाई होगा और 50%। ये किस पे अप्लाई होगा, जो गुड्स व्हीकल कैरी करते हैं। ठीक है, टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली यहां टर्नओवर का क्राइटेरिया 1 करोड़, क्योंकि अगर 1 करोड़ से ऊपर हुआ तो वैसे भी सेक्शन 44AB में ऑडिट करवाना पड़ेगा, है ना। यहां तो फिर भी एक्सेप्शन था 2 करोड़ का, यहां ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली लिमिट है कि इफ टर्नओवर नॉट एक्सीड 1 करोड़, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और गुड्स व्हीकल में है और 10 गुड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 गुड्स से ज्यादा हुआ तो भी फिर नॉर्मल बिजनेस का तरह से करेंगे। ठीक है, ये 2 बात याद रखना है। इन दोनों का एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं शॉर्टकट, यहीं पर आप देखो इसी में। एक्स लिमिटेड पेज नंबर 267 पर इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरीज ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल। इट ऑन 10 ट्रक्स। कितने ट्रक थे इसके पास, 10 ट्रक थे। सुनना, तो 10 तो हो सकते हैं ना, 10 तो हो सकते हैं। अब उन 10 ट्रक में क्या किया इसने, 7 हेवी गुड्स व्हीकल, वेट ऑफ ईच वन ऑफ देम 14 टन, 14 टन। 3 लाइट वेट व्हीकल्स हैं, वेट 5 टन के। ठीक है, 10 इस तरह से थे, यानी 10 जो व्हीकल थे उस 10 में से 7 और 3 का रेशो इनके पास। 7 जो है वो हैवी गुड्स व्हीकल है और ये अदर गुड्स व्हीकल है। ऑन 6 May 19 one of the heavy goods vehicle is sold by X Limited to purchase 1 lightweight vehicle on 10th May। इसमें से उसने एक बेच दिया। कितनी तारीख को बेचा उसने, 6 May 19 को उसने एक व्हीकल बेच दिया। बेचा पहले कि खरीदा पहले, बेचा। एंड टू परचेज 1 लाइट व्हीकल ऑन 10th में, 10 मई को एक खरीद लिया उसने लाइट वेट व्हीकल।
तो अभिन्न 4 ही। और देखो बेचा पहले था, खरीदा बाद में था, तो पहले बेचा था, इसका मतलब 10 में से 1 कम हो गया, 9 बचे, और 9 के बाद 1 खरीद लिया तो 10, तो 10 से ऊपर तो 1 भी दिन के लिए नहीं हुआ ना। उल्टा होता तो ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होता। खरीद लाता पहले तो 10 और 11 हो जाते, 1 दिन के लिए भी अगर 11 हो जाते तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। एक बात, फिर आगे, एक्स लिमिटेड वांट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 44AE, फाइंड आउट द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फॉलोइंग। अब इनकी एक्चुअल इनकम दे रखी है, फ्रेट कलेक्ट हुआ 890, एक्सपेंसेस लगे इतने, डेप्रेशन इतना, प्रॉफिट इतना हुआ, अदर बिजनेस इनकम इतने। ये तो नॉर्मल कोर्स में उन्होंने पीएनएल टाइप बना के दिया कि इतना ग्रॉस फ्रेट आया, ट्रक वाले क्वेश्चन है, फ्रेट लिया, इनकम हुई, खर्चे माइनस कर दिए, डेप्रेशन माइनस कर दिए, तो नॉर्मल कोर्स हुआ। लेकिन जब सेक्शन 44A लगता है तो इन सबसे कोई लेना देना नहीं, फिक्स रूल है ये, फिक्स रूल है ये। तो क्या रूल रहेगा इसमें, 1000 पर टन पर मंथ ऑफ व्हीकल वेट इन केस ऑफ हेवी गुड्स व्हीकल। ये हेवी गुड्स व्हीकल है, इन हेवी गुड्स व्हीकल में से 6 व्हीकल, हेवी गुड्स व्हीकल में से इन 6 व्हीकल में तो कोई झंझट नहीं है। 6 व्हीकल तो पूरे साल भर थे इसके पास, पूरे साल भर थे, इसका मतलब पूरे 12 महीने थे। और एक व्हीकल ये था हेवी गुड्स व्हीकल, एक, ये 6 मई को बेच दिया उसने, तो 6 मई को बेच दिया तो कौन कौन सा लेंगे, अप्रैल लेंगे, और 6 मई है तो मई भी लेंगे ना, 2 मंथ, अप्रैल एंड मई, क्योंकि क्या रूल है, पार्ट ऑफ द मंथ का रूल है, कैसे करना है। अदर व्हीकल पर, अदर्स व्हीकल पर आप क्या करोगे, अदर व्हीकल में ये 3 व्हीकल तो पूरे साल भर थे, तो इन पे तो 12 से इंटू कर दो, ठीक है, 12 मंथ। और ये एक व्हीकल 10 मई को लिया आपने, अदर्स में एक व्हीकल 10 मई को लिया, तो 10 मई मतलब अब 10 मई से, अब पीछे तो आगे की नहीं है ना, 10 मई को खरीदा तो मई में ऑनरशिप आ गई, जब से ऑनरशिप आ जाए तब से लेके ईयर एंड तक, तो 10th में, यानी कि हम 11 महीने ले, मई भी काउंट होगा। तो जितने महीने ऑनरशिप रहे, ड्यूरिंग विच ऑनरशिप, अच्छा इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि कोई एक्सीडेंट में गुड्स, ये हेवी गुड्स व्हीकल एक्सीडेंटल हो गया, इसके कारण 2 महीने गैरेज में रहा, तो उसका भी कोई रिलैक्सेशन, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो हर व्यक्ति बोल देगा कि मैं तो सब साल भर में 1 महीने ही चलाता हूं ट्रक, तो आप तो 1 महीने की इनकम बता दो 7,500 बस, ऐसे तो हर व्यक्ति को मिल जाएगा। तो ये सेक्शन ऐसा ही ऑनरशिप से चलता है, जितने पीरियड की ऑनरशिप है उतने पीरियड में आपको 7,500 दिखाना कंपलसरी है, मिनिमम है ये, इससे कम नहीं दिखा सकते, इससे कम दिखाया तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, ज्यादा दिखा सकते हो तो कम नहीं दिखा सकते, इससे इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, इससे कम बिल्कुल नहीं दिखाना है। अब तो ये तो हुई मंथ काउंटिंग का तरीका, समझ में, मंथ काउंटिंग, पार्ट ऑफ मंथ का मतलब समझ में। तो ऐसे डायग्राम बना लिया करो एग्जाम में भी, क्योंकि डेफिनेटली डेट में उलझाएंगे वो आपको। तो आप पहले टोटल कितने गुड्स व्हीकल है अलग अलग कर लो, उसमें हेवी अलग और ये अलग, कौन सा खरीदा कौन सा बेचा, प्लस माइनस कर लो। मान लो इसमें फिर एक खरीद लिया होता, एक बेच दिया होता, फिर लिख देता, ठीक। अब जो व्हीकल थ्रू आउट द ईयर रहे उनको तो पूरा 12 से इंटू करो, तो ये 6 और ये 3 तो थ्रू आउट द ईयर है, इस एक में झंझट है तो इसमें हमने मंथ वाइज काउंट कर लिया, ठीक। अब और बीच में कोई कंसेशन मिलना ही नहीं था, मैंने कहा है, कुछ भी लिखा होता क्वेश्चन में कि ट्रक नॉट ऑपरेटेड ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू दिस पीरियड, कुछ भी नहीं, कोई रिलेक्शन ही नहीं। अब इंटू कितना करें, तो यहां तो कोई झंझट ही नहीं, 7,500 पर मंथ, एक महीने के 7,500, तो 12 महीने के इतने 3 ट्रक के, एक महीने के 7,500 तो 11 महीने के इतने 1 ट्रक के, और पार्ट ऑफ द मंथ लिखा होता था, पार्ट ऑफ द मंथ लिखा होता था, इसका मतलब हमने इसलिए मई को पूरा लिया। यहां कितना ये सीखना है आपको, तो क्या रूल है, 1000 पर टन ऑफ व्हीकल वेट, जितना व्हीकल का वेट होगा, इस हेवी गुड्स व्हीकल का वेट कितने टन बोला उन्होंने, आप देखो 14 टन का व्हीकल है, कितने टन का है, 14 टन का, तो 14 टन, हर एक टन के लिए 1,000, तो 14 टन के लिए 14,000 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, ये मीनिंग था उसका। अगर ये 15 टन का होता तो 15,000 पर मंथ,
ये कंसेप्ट है। तो डेफिनेटली 12,000 से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि हेवी गुड्स व्हीकल की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जहां पर उसका व्हीकल वेट एक्सिड्स 12,000 किलोग्राम, तो 12 से कम वाले को तो हम इधर रखेंगे, 12 या 12 से कम वाले तो हमेशा यहाँ ऊपर ही मिलेगा, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही मिलेगा आपको। तो जितना मिले पर टन के हिसाब से 1000 कर देंगे। ये हो गई आपकी बिजनेस इनकम, सीधे सीधे बिजनेस इनकम आ गई, नथिंग डिडक्टिबल, कुछ भी माइनस नहीं होगा। डिम्ड सब हो गया, ट्रक का डेप्रेशन भी माइनस हो गया ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं करना। ये फुल एंड फाइनल इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड है, ठीक है। इस तरीके से दिखाएगा वो व्यक्ति। क्लियर है बात? ये समझाना था मुझे खास तौर से, इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया। ये अपनी कॉपी में करना, क्योंकि क्वेश्चन है नहीं अपने पास, तो ये आप क्वेश्चन कॉपी में करना। अब कुछ कॉमन रूल्स की बात सुन लो, है ना। कॉमन रूल्स लिख लेना। 3 कॉमन रूल बताता हूं मैं। पहला, सबसे पहले क्या कॉमन रूल कि इन अबव केसेस असेसी कैन डिक्लेयर, नहीं फिर से चेक काम करो, द अबव रूल्स disclose only minimum income. Above rules disclose minimum income, but assessee can claim higher income. एक रूल तो ये हो गया, आप ज्यादा दिखाओ कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, if the above sections are applicable, then no need to maintain books of accounts and no need to get accounts audited. ठीक है। फिर एक और रूल लिखोगे, if assessee disclose less than the above specified income under respective section, then he has to get his accounts audited अंडर सेक्शन 44AB। तो ऑडिट करवाना पड़ेगा किसमें? सेक्शन 44AB में। रिपीट करके सुन लेना। तो 3 रूल आप ये लिख लें, यानी कम इनकम नहीं दिखा सकते, कम दिखाओगे तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, ज्यादा दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इस सेक्शन में आप ज्यादा इनकम दिखाते हो या इतनी भी दिखाते हो मिनिमम इनकम, तो आपको कोई बुक्स नहीं बनाना है, कोई ऑडिट नहीं करना है, कुछ भी नहीं, आप बाइज्जत भरिए। अब एक स्पेशल सेक्शन है, एक चौथा रूल एक और लिखोगे आप, वो ये 4th पॉइंट, स्पेशल रूल फॉर सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD लिखो इसमें, इफ असेसी डिक्लेयर प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर under section 44AD, he cannot declare lower profit for the next 5 consecutive subsequent assessment year. If he declare lower profit, then he shall not be eligible to claim the benefit of 44AD for the 5 subsequent assessment year relevant to the previous year in which profit has not been declared at such rate 8%/6%। और वहां लिख लो सी पेज नंबर 265 लास्ट पैराग्राफ। तो ये 44AD में खास तौर से, बाकी में नहीं है, 44AD में ये है कि सपोज वहां एग्जांपल भी दिया है, देखो 265 पर सबसे लास्ट में, an eligible assessee claim to be tax presumptive 8% turnover for the assessment year 1920। मान लो प्रीवियस ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 1920 में व्यक्ति ने 44AD में 8% इनकम दिखाई है, 6% जो भी हो वो दिखा दी, ठीक है। अब ही ऑफर इनकम 8 लाख ऑन द टर्नओवर 1 करोड़ फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड असेसमेंट इन 21-22 ऑल्सो ये ऑफर इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। ठीक है, 5 साल तक उसको दिखाना था, तो ठीक है ना, कितने साल तक? 5 इयर्स तक उसको यही दिखाना है। वो 5 इयर्स कौन से? कंसेक्यूटिव सब्सिक्वेंट वर्ड ये लिखा था, यानी अगले 5 साल, तो 1 2 3 4 5 साल तक उसको दिखाना था। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2021, 21-22 में भी उसने सेक्शन 44AD ही अडॉप्ट किया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया उसने, हाउएवर असेसमेंट ईयर 22-23 ही ऑफर 4 लाख इनकम ऑन टर्नओवर 1 करोड़। 22-23 में उसने लोअर इनकम दिखा दी, इसका मतलब उसने सेक्शन 44 एडी अडॉप्ट नहीं किया, कम इनकम दिखाई। तो क्या लिखा हुआ है, सिंस ही हैज नॉट ऑफर्ड इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 एडी फॉर 5 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर आफ्टर असेसमेंट ईयर 1920 he will not be eligible to claim the benefit of 44 AD on the next 5 assessment year। अब वो यहां उसने गलती की, तो अब अगले 5 साल तक वो कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44 AD, मीन्स कैन नॉट declare income under section 44 AD। अब वो सेक्शन 44 AD 5 साल तक नहीं ले पाएगा। तो सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने कि आपने एक बार ले लिया अगर 44 AD, तो अगले 5 साल तक लेना है, टोटल 6 साल हो गए, एक तो ये साल और प्लस 5 कंसेक्यूटिव सब्सिक्वेंट असेसमेंट, तो 5 साल लगाना था। ठीक है, फिर आप चेंज करते चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने उन 5 सालों से पहले अगर चेंज कर दिया, कहीं आपने सेक्शन अडॉप्ट नहीं किया, तो फिर अगले 5 साल तक आप वापस से सेक्शन नहीं ले सकते। ऐसा क्यों रखा होगा, उसका रीजन बताता हूं। क्या करते हैं लोग, क्योंकि ये सेक्शन बड़ी इजी, इस सेक्शन में क्या होता है, फुल एंड फाइनल आपने इनकम दिखाई तो आपको स्क्रूटनी में केस नहीं आता, आपका कुछ भी अलाउड डिसअलाउड असेसिंग ऑफिसर नहीं करता। तो लोग क्या करते थे कि किसी साल इस सेक्शन को अडॉप्ट करते, किसी साल नहीं करते, यानी किसी साल इनकम कम दिखाते, किसी साल इनकम ज्यादा दिखाते, है ना, इस तरीके से करते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए किया गया। मालूम पड़ा व्यक्ति ने क्या करा, यहां पर उसने घोटाले कर रखे अंदर इंटरनली, तो उसने फटाफट इनकम 8% दिखा के फ्री हो गया। उसने सोचा स्क्रूटनी में नहीं आना चाहिए मेरा केस। इस साल थोड़ा साफ सुथरा काम था उसका, बिल्कुल क्लियर, तो उसने सोचा कि मैं क्यों 44 AD में इतना प्रॉफिट दिखाऊं, कम दिखाता हूं ना मैं, तो टैक्स कम लगेगा। फिर अगले साल उसको लगा रहे फिर से एडजस्टमेंट करना बहुत सारे, अब तो 44 AD में दिखा के फ्री हो जाओ। तो ऐसा करते थे वो, कभी ये कभी। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अगर एक बार आपने ब्रेक किया तो अगले 5 साल तक आप 44 AD में डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। अब आपको नॉर्मल प्रोविजंस में ही डिक्लेयर करना है इनकम। ठीक है, ना वो अलाउड डिसअलाउड का खेल शुरू हो जाता है। ये एक स्पेशल रूल था इसमें। अब आपके लिए होमवर्क है 266 पेज नंबर पे P1, 267 पेज नंबर पर भी P1 है ना, जो मैंने भी करवाया आपको। बस यहां पर आपका ये सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए। चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, पेज नंबर 280 पर 90 पैराग्राफ P7 सिंघानिया बुक। X is 26 year is a leading tax consultant who maintain books of accounts on cash basis for the following। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं प्रोफेशनल पर्संस का, हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश सिस्टम। मर्केंटाइल नहीं, मर्केंटाइल भी कर सकते हैं। मर्केंटाइल अगर करेंगे तो ये इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, और इनकम एक्सपेंडिचर अगर बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में P&L नेट प्रॉफिट आता है या नेट सरप्लस आता है। तो अगर वो वाला क्वेश्चन हुआ मर्केंटाइल सिस्टम वाला, इनकम एक्सपेंडिचर वाला, तो आप अपने नॉर्मल तरीके से कर देना। वही जैसे नेट प्रॉफिट लिखते थे तो नेट प्रॉफिट, तो उसके हम लिख देंगे नेट सरप्लस, फिर वही डिसअलाउड आइटम वगैरह वगैरह, वो फॉर्मेट। लेकिन जहां कैश सिस्टम होगा वहां पर आपको इनकम एक्सपेंडिचर या P&L अकाउंट नहीं देगा, वेदर द केस इज अ प्रोफेशनल पर्सन और बिजनेसमैन। तो कैश सिस्टम अगर है तो हर चीज कैश में लिखी होगी। ठीक है, इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा आपका, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। ये क्या है, कैश अकाउंट दिया है, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं दिया है। तो क्या इसमें प्रॉफिट दिखेगा तुमको, लॉस दिखेगा, सरप्लस दिखेगा? कहीं कहीं नहीं दिखेगा, ढूंढ के बता दो। इसमें जो बैलेंस दिख रहे हैं वो बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरिड डाउन, CD एंड BD। ये क्या है, ये किस चीज का बैलेंस?
तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होता है कि ओपनिंग कैश इतना था, फिर इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, इतने बचे, कैश। और कैश सिस्टम में क्या होता है, हम ईयर नहीं देखते हैं कि पिछले साल का है कि अगले साल का है। कैश रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर में, करंट ईयर क्या हो, नेक्स्ट ईयर का हो या प्रेसिडिंग ईयर का हो, सब इसी साल टैक्सेबल होगा। एक्सपेंडिचर जब किए तो मैंने किसी को एडवांस दिया, करंट ईयर का दिया या आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का दिया, पेमेंट किया ना, तो पेमेंट पूरा आएगा। यानी यहां पर ड्यूरिंग द ईयर वर्ड खत्म हो जाता है एक तरीके से। और ये अक्सर प्रोफेशनल पर्सन के केस में खास तौर से प्रॉब्लम आती है। तो वहां मैंने आपको एक सेकंड फॉर्मेट लिखवाया था, याद करो, बहुत छोटा सा। वहां अलाउड डिसअलाउड का झंझट नहीं है। आप तो बस क्या करो, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं, पूरे क्वेश्चन में ऊपर नीचे एडजस्टमेंट में कहीं भी जो इनकम लिखी हुई है प्रोफेशनल बिजनेस से रिलेटेड, इस हेड की है ना, इनकम चार्जेबल अंडर पीजीबीबी, इस हेड की जो इनकम है वो लिख लो। चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो, ठीक है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की हो। तो इस केस में भी डेबिट साइड में आप देखोगे रिसिप्ट किधर मिलेगी, डेबिट में मिलेगी। डेबिट में पहले बैलेंस मिलेगा, वो बैलेंस तो लास्ट ईयर का कैश बैलेंस होगा, वो इनकम थोड़ी ना होता है। तो फीस फ्रॉम क्लाइंट 3 साल की मिली, तीनों लिख ली मैंने, तीनों लिख ली मैंने, क्योंकि कैश सिस्टम में ऐसा होता है। यही क्वेश्चन अगर मर्केंटाइल से कर रहा होता तो मैं सिर्फ 19-20 की लिखता, ये दोनों छोड़ देता। ये फर्क है, ठीक है। तो आप क्या करो, पूरे क्वेश्चन में जो जो प्रोफेशनल इनकम है वो ले लो, और जो अलाउड एक्सपेंसेस है, मींस जो प्रोफेशन बिजनेस प्रोफेशन के खर्चे वो माइनस कर दो, तो डिसअलाउड अपने आप छूट जाएंगे। तो यहां उल्टा हो गया खेल, यहां उल्टा हो गया काम। वहां हमें अलाउड छोड़कर डिसअलाउड लिखते जाना थे, प्लस करते जाते थे हम, डिसअलाउड अलाउड छोड़ते जा रहे थे, और यहां ऐसा डिसअलाउड छोड़ते जाओ, अलाउड लेते जाओ। पर ये आसानी 2 स्टेप में खत्म हो जाता है। अब प्रोफेशनल पर्सन में रिसिप्ट अलग अलग टाइप की होगी। डॉक्टर का क्वेश्चन करोगे तो उसमें विजिटिंग फीस, कंसल्टेंसी फीस, इस तरह की रहेगी। सीए का क्वेश्चन करोगे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो ऑडिट फीस इनकम साइड लिखी हुई मिलेगी। टैक्स कंसल्टेंसी फीस, रिटर्न फाइलिंग फीस, अपील फीस, ये आपके एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम होगी उल्टे सीए के लिए। तो आपको नेचर पहचानना है फिलहाल। तो इनकम ये होगी। फिर लिखा है डेबिट साइड में प्रेजेंट्स फ्रॉम क्लाइंट, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स फ्रॉम क्लाइंट अगर है तो वो प्रोफेशनल रिसिप्ट माने जाते हैं, टैक्सेबल। अगर ये टैक्सेबल नहीं होते तो सोचो आप, हर व्यक्ति, मैं अपने सारे क्लाइंट से फीस लेता ही नहीं, मैं बोलता कि मैं रिटर्न फाइल का गिफ्ट लेता हूं, प्रेजेंट्स लेता हूं अपने क्लाइंट से। कोई भी सीए, कोई भी डॉक्टर फीस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, वो बोलता हम तो हमारे क्लाइंट से प्रेजेंट्स लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं। तो ध्यान रखना, गिफ्ट एंड प्रेजेंट अगर क्लाइंट से है तो प्रोफेशनल रिसिप्ट माने जाते हैं और टैक्सेबल होते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम अ क्लाइंट फॉर परचेज ऑफ कार, क्या ये टैक्सेबल होगा? अरे भाई सोचो, लोन है, लोन लायबिलिटी होता है, लोन इनकम नहीं होता है। लोन तो वापस चुकाना है, तो लोन लायबिलिटी होता है, इनकम नहीं होता है। कोई सा भी हो, इंटरेस्ट फ्री क्या, इंटरेस्ट चार्जेबल होता है, इंटरेस्ट बेयरिंग लोन होता है, तो भी लोन तो लायबिलिटी है। मैंने किसी का पैसा लिया तो लौटाना है मुझे, लायबिलिटी है। इनकम तो वो चीज होती है जो हमेशा के लिए हमारी होगी, है ना। तो ध्यान रखना, लोन है ये, लोन इज नॉट लायबिलिटी। हाँ, लोन तब इनकम मान सकते हो आप, सॉरी, लोन इज लायबिलिटी नॉट इनकम। तो लोन को आप तब कब इनकम मान सकते हो, जब आपको लौटाना ही ना हो। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो फिर लोन वर्ड ही नहीं रहेगा, फिर वो तो इनकम वर्ड रहेगा। तो ध्यान रखना, लोन इज लायबिलिटी, इट इज नॉट इनकम। किसी भी पर्पज से हो भले, उससे क्या मतलब, वो बिजनेस लोन हो या कोई सा भी लोन हो, लोन तो लायबिलिटी होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी अदर सोर्सेस में आएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम यूटीआई, ये भी अदर सोर्सेस की बात। रेंट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म, स्टार्टिंग याद करो रेसिडेंस वाला चैप्टर, मैंने वहां 4-5 आपको एग्जम्पशन लिखवाए थे। इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, ऐसे वहां शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, एचयूएफ, एओपी, बीआई इज एग्जेम्प्टेड। होता बिजनेस प्रॉपर्टी, इसलिए बिजनेस हेड में लिखेंगे इसको, ध्यान रखना, बिजनेस हेड का ही कहलाता है। पार्टनरशिप फर्म से 3 चीज मिलती है आपको, आप अगर पार्टनर हो तो शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। वहां से रेम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरी, वो भी बिजनेस हेड में आएगी। वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो भी बिजनेस हेड में आएगा, अदर सोर्स में नहीं आएगा।
तो पार्टनर को 3 चीज मिलती है, उसमें से एक एग्जाम्पल था बस ये, सैलरी टैक्सेबल होती है बिजनेस हेड में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो भी बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ये इस साइड की हो गई। यानी आपने देखा क्या हुआ इसमें, प्रोफेशनल इनकम आ गई, बाकी अपने आप छूट गई, जो दूसरे हेड की थी अपने आप छूट गई। ऐसे एक्सपेंडिचर में चलो, जो अपने काम के लेते जाओ। परचेज ऑफ टाइपराइटर 6000। टाइपराइटर नए जमाने का क्वेश्चन होता तो कंप्यूटर लिखा होता, खैर टाइपराइटर मशीन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। लेकिन डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑन टाइपराइटर तो आएगा ना। तो टाइपराइटर 6000 का है और 6000 पर आप कितने परसेंट, 15% लेता है, 900 का ही लगाओगे, अंदर लिख देता हूं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन अलाउड। कार एक्सपेंसेस के बारे में नीचे कुछ लिखा है, देखो, पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस। तो कार का वो रोल ना याद आ जाए, वो सैलरी हेड में था, ये सैलरी हेड नहीं, बिजनेस हेड है, बिजनेस है आपका, ये प्रोफेशन है आपका। आपने जो कार है वो कभी खुद के लिए यूज की, कभी बिजनेस के लिए, तो जो बिजनेस के लिए की वो अलाउड एक्सपेंसेस, जो खुद के लिए की वो पर्सनल डिसअलाउड। तो कितना है बिजनेस के लिए, 40%, तो 40% अलाउड रहेगा। हम अलाउड पढ़ रहे हैं, इस बार उल्टा हो जाएगा, अलाउड लिखना है। तो 18,000 का 40%। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउड, ऑफिस एक्सपेंसेस तो पूरे अलाउड होते हैं। सैलरी टू स्टाफ दोनों साल की अलाउड, 32,000 भी और 11,000 भी। क्यों अलाउड होगी, क्योंकि मैंने कहा कैश सिस्टम है, इसलिए। अगर ये मर्केंटाइल सिस्टम होता तो 1920 अलाउड करते, 2021 की प्रीपेड डिस अलाउड हो जाती। एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, हेडिंग में लिख दिया लेट आउट प्रॉपर्टी खर्चे हैं, तो लेट आउट प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी। बिजनेस में क्या करेंगे, तो ये पूरे के पूरे खर्चे कहां जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी। वहां क्या करेंगे, वहां सोचेंगे, तो फिलहाल यहां पर नहीं। हाँ, ऐसा होता कि लेट आउट जो हाउस प्रॉपर्टी उसका कुछ पार्ट इस प्रोफेशन में यूज होता, 1/4 पार्ट यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन, ऑफिस खोल रखा, तो उस पार्ट के एक्सपेंडिचर यहां अलाउड करता है। ऐसा हमने हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में किया था, बट फिलहाल तो पूरा ही लिखा है एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, वही देखेंगे इसको। कार परचेज इन दिसंबर 10, 2019 2,40,000, कार कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगा सकते हैं ना कार पे, तो कार पे डेप्रिसिएशन 15% का आधा लगेगा। आधा क्यों लगेगा, क्योंकि ये 1 दिसंबर 19 को यूज हुई है, मींस लेस देन 180 डेज। इतने रूल्स एकदम क्लिक होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं प्रोविजंस पढ़ो, तुरंत याद आना चाहिए तो ही कर पाओगे, अदरवाइज हर बार अटकोगे तुम। 15% और उसका आधा। 18,000 रुपए इसके, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी 18,000 नहीं, उसमें लिखा था कार इज पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस 40%, तो ये 18,000 जो डेप्रिसिएशन आया उसका भी 40% करना पड़ेगा ना, इसका भी 40%, 7,200, क्योंकि ऑफिशियल यूज के लिए तो इतनी हो रही है ना 7,200। फिर क्या लिखा हुआ है, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस 12,000, रिपेयरिंग 12,000 रिपेयरिंग के। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये अलाउड या डिसअलाउड, तो लोन का पर्पस नहीं पता हमें, कोई पर्पस दिख रहा है तुमको? इस तरफ जो लोन लिखा था डेबिट साइड में, वो ये वाला लोन नहीं है, कैसे पहचानोगे? वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, यानी उस पर तो इंटरेस्ट था ही नहीं, और ये तो इंटरेस्ट बियरिंग लोन हुआ ना, तो कौन सा लोन है इसके बारे में कहां लिखा है? तो ये वो लोन थोड़ी ना, कनेक्शन कहां है,
अपोजिट जा रहा है, वो बोल रहा है इंटरेस्ट फ्री है। तो जब इंटरेस्ट फ्री तो इंटरेस्ट कहां से लग गया, तो ये तो कोई और लोन है। तो कोई और लोन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो मैंने आपको कहा था आप इसको बिजनेस लोन मान के और क्वेश्चन किया करो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इनकम टैक्स पेमेंट डिसअलाउड होता है ऑलवेज। लाइफ इंश्योरेंस 80C में आएगी, ये भी पर्सनल होता है, डिसअलाउड। और बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये भी डिसअलाउड। तो ये ऐसी मेथड है, इसमें आपको बड़े आसानी से सारा अलाउड इनकम ले लो, अलाउड एक्सपेंडिचर ले लो, ये आपके इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आगे बात करते। क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। अगर ये आ गए आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी भी निकाल लेते हैं। चलो हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे, और हर क्वेश्चन में कोशिश करना कि जितने हेड दिए पहले कॉन्सेंट्रेट करना बिजनेस हेड, पहले यहां तक का आंसर सही आना चाहिए। फिर दूसरे हेड भी करना था कि प्रैक्टिस हो हमें टोटल इनकम के क्वेश्चन करने की। जैसे हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट रेंट इधर दिया था 60,000, क्या दिया था रेंट 60,000 रुपए का, तो 60,000 रुपए का रेंट। अब MVFR/SR नहीं दिया इसलिए वो इग्नोर, सीधे यहां आ गए। फॉर्मेट याद होगा, MVFR/SR के बाद हम लॉस ड्यू टू वैकेंसी करते थे, वो भी नहीं। फिर कम से कम म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग द ईयर, तो इस तरफ डेबिट साइड में लिखा था ना म्युनिसिपल टैक्सेस 2,000 रुपए, तो आए 58,000, ये कहलाती थी एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते थे, कम से कम इतना याद रहे आपको। तो 58,000 का 30% 17,400, ये माइनस कर देंगे 17,400। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अगर होता तो वो माइनस कर देते, तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आ गई, ये आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। अदर सोर्सेस की इनकम में क्या, अदर सोर्सेस की इनकम में आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी 46,000 एंड इंटरेस्ट फ्रॉम यूटीआई, इंटरेस्ट फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, मैंने लिखवाया था आपको स्टार्टिंग चैप्टर में रेसिडेंट वाले में, देखना आप। इंडियन कंपनीज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, यूटीआई और अदर म्यूचुअल फंड्स एग्जेम्प्टेड, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगी। तो आप इस तरीके से ये करके और फिर एक अलग से पहली इनकम, दूसरी इनकम, ये तीसरे अदर सोर्सेस सब मिलके जीटीआई में से 80C था लाइफ इंश्योरेंस, माइनस करके टोटल इनकम निकाल के टैक्स भी निकालो, वहां तक का क्वेश्चन करो सारे, तब ज्यादा सही रहेगा। अब मेरी ओर से आपके लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है और वो है P9, बस P9 में करवाऊंगा, और बाकी क्वेश्चंस के डाउट्स अगर कुछ आए तो वो मैं करवाऊंगा आपको। तो वो सब मैं एक साथ एक ही वीडियो में अब लास्ट में करवाऊंगा। आप चाहें तो साथ में स्टडी मटेरियल के भी कर लें ताकि मैं एक साथ सभी के डाउट्स बता दूं, ठीक है। कुछ एक दो डाउट अभी देखना हो तो हम देख सकते हैं। P4 तक मैं बता चुका था। P5 में एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,500, जबकि याद करो कंपनी एसएससी केस में, सिर्फ किस में, कंपनी एसएससी केस में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस इन केस ऑफ कंपनी एसएससी, तो ये कंपनी का क्वेश्चन है। P&L अकाउंट में इन्होंने पूरे लिख दिए फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए में से हम क्या करेंगे, हम डिसअलाउड कर देंगे, ठीक है। कितना, 4/5, 1/5 अलाउड होता है, तो 4/5 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। डेप्रिशिएशन कार के बारे में बता दिया मैंने, कार के बारे में लिखा 1/4 डिसअलाउड, तो डिसअलाउड कर देंगे, बाकी का अलाउड। यानी पास्ट ट्रेंड ये बोलता है कि इतना डिसअलाउड करता है असेसिंग ऑफिसर हर साल, तो उतना डिसअलाउड कर देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस में आप ही जाने, सैलरी के बारे में भी आप ही सोचें, ठीक है। उसके बाद कोई और टफ पॉइंट, हाँ 6th नंबर, नेशनल लेबोरेटरी क्वालिफाइड फॉर वेटेड डिडक्शन 79,500, तो ऊपर कहीं पे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस आए होंगे, देखो आप साइंटिफिक, ये रहा नेशनल लेबोरेटरी के लिए दिया है आपने 79,500, तो 79,500 तो माइनस किए हो गए, यानी 100% तो अलाउड हो गया, लेकिन इसमें तो वेटेड डिडक्शन है, मीन्स 150% होता है, तो 100 तो अलाउड हो गया, 50 और अलाउड कर दो आप, तो 50 माइनस कर दो। या फिर क्या करना कि पहले साइंटिफिक रिसर्च टू नेशनल लेबोरेटरी पहले 79,500 पूरे डिसअलाउड कर दो, जोड़ दो, और यहां पूरे 150% 79,500 का वो माइनस कर दो, तो भी सही आएगा।
ठीक है। फिर कंपनी डिपॉजिट वगैरह ये सब चीजें इजी है। फिर P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आप आएंगे तो फर्स्ट सेकंड आइटम मिलेगा एक्सपेंडिचर ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इश्यू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, सेक्शन 35D लग जाएगा। और 35D का रूल क्या है याद करो। और वो इसमें सैलरी रेट जैसा करना है कि आपको बार बार रूल्स पे जाना चाहिए तो याद होंगे, ऐसे थोड़ा ना याद होंगे। 35D में दो बात थी। कारपोरेट एसएससी के केस में हम क्या करते थे कि 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यहां दे रखी है 10 लाख, 10 लाख का 5% 50,000, या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दी नहीं तो 50,000 ही आएगा। विच एवर इज हायर लेते थे, याद करो। जो हायर था उसको हम कंपेयर करते थे एक्चुअल से। एक्चुअल एक्सपेंसेस 18,000, उसमें से जो लोअर आता था उसको हम 1/5 अलाउड करते थे, तो 1/5 अलाउड रहता था। इन्होंने तो पूरा लिख दिया P&L में, तो हम क्या करेंगे अगेन 4/5 क्या करेंगे, डिसअलाउड कर देंगे। 18,000 का 4/5 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएंगे। लेकिन आपको वर्किंग नोट करके ये बताना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या दिया, क्रेडिट साइड में हाईकोर्ट आउट। क्रेडिट साइड में रेंट ऑफ फ्लैट गिवन टू ऑफिसर्स, स्टाफ क्वार्टर्स का किराया प्रो बिजनेस इनकम मानी जाती है, इसलिए इसको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ले जाते हैं। ये यहीं पर रहेगी, क्रेडिट है तो सही है, इसको माइनस नहीं करेंगे, बिजनेस इनकम है। और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस यानी स्टाफ क्वार्टर से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी अलाउड रहेंगे क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर होते हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाते। बस ऐसे 6th नंबर क्वेश्चन करना। 6th नंबर क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी का भी अलग से दिया है, तो हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन भी हो जाएगा। पहले बिजनेस का पूरा कर लेना, फिर हाउस प्रॉपर्टी का अलग से करना। याद करो हाउस प्रॉपर्टी में हमने वो किया था कि 1/4 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1/4 लेट आउट, 1/4 बिजनेस सेट, ऐसा। तो पार्ट ऑफ द हाउस करते थे ना, हर पार्ट को अलग अलग वो करना उसी तरीके से। वो याद ना आए तो पेज पलटाना हाउस प्रॉपर्टी के, उससे याद आएगा। ये रिवीजन का भी अच्छा मौका आपको 5 हेड के लिए, ठीक है। चलिए इतना करें, थैंक यू सो मच।